लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन का भाग 9। उसने गजाधर को मनाने के लिए क्या नहीं किया और विनीति की खुशामद की, रोई, किंतु उसने सुमन का अपमान ही नहीं किया, उस पर मिथ्या दोषारोपण भी किया। इस समय यदि गजाधर मनाने भी आता तो सुमन राजी न होती। उसने चलते चलते कहा था, जाओ अब मुँह मत दिखाना। यह शब्द उसके कलेजे में चुभ गए थे। मैं ऐसी गई बीती हूँ कि अब यह मेरा मुँह भी देखना नहीं चाहते, तो फिर क्यों उन्हें मुँह दिखाऊं? क्या संसार में सब स्त्रियों के पति होते हैं? क्या अनाथाएं नहीं होती? मैं भी अब अनाथ हूँ। वसंत के समीर और ग्रीष्म के लू में कितना अंतर है। एक सुखद और प्राण पोषक, दूसरी अग्निमय और विनाशिनी। प्रेम वसंत समीर है, द्वेष ग्रीष्म की लू। जिस पुष्प को वसंत समीर महीनों में खिलाती है उसे लू का एक झोंका जलाकर राख कर देता है। सुमन के घर से थोड़ी दूर पर एक खाली बरामदा था। वहां जाकर उसने संदूकची सिरहाने रखी और लेट गई। 3 बज चुके थे। 2 घंटे उसने यहाँ सोचने में काटे कि कहाँ जाऊँ। उसकी सहचरियों में हिरिया नाम की एक दुष्ट स्त्री थी, वहाँ आश्रय मिल सकता था, किंतु सुमन उधर नहीं गई। आत्मसम्मान का कुछ अंश अभी बाकी था। वह अब एक प्रकार से स्वच्छंद थी और उन दुष्कामनाओं को पूर्ण कर सकती थी जिनके लिए उसका मन बरसों से लालायित हो रहा था। अब उस सुखमय जीवन के मार्ग में बाधा न थी, लेकिन जिस प्रकार बालक किसी गाय या बकरी को दूर से देखकर प्रसन्न होता है पर उसके निकट आते ही भय से मुँह छिपा लेता है, उसी प्रकार सुमन अभिलाषाओं के द्वार पर पहुंचकर भी भीतर प्रवेश न कर सकी। लज्जा, खेद, घृणा, अपमान ने मिलकर उसके पैरों में बेड़ी सी डाल दी। उसने निश्चय किया कि सुभद्रा के घर चलूं और वही खाना पका दिया करूंगी, सेवा टहल करूंगी और पड़ी रहूंगी। आगे ईश्वर मालिक है। उसने संदूकची आंचल में छिपा ली और पंडित पद्म सिंह के घर जा पहुंची। कई मुवक्किल हाथ मुँह धो रहे थे। कोई आसन बिछाए ध्यान करता था और कोई सोचता था कहीं मेरे गवाह ना बिगड़ जाए। कोई माला फेरता था मगर उसके दानों में उन रुपयों का हिसाब लगा रहा था जो आज उसे व्यय करने पड़ते। मेहनत रात की पूरियां समेत रहा था। सुमन को भीतर जाते ही कुछ संकोच हुआ, लेकिन जीतन कहार को आते देखकर वह शीघ्र से अंदर चली गई। सुभद्रा ने आश्चर्य से पूछा, घर में इतने सवेरे कैसे चली आई? सुमन ने कुंठित स्वर से कहा, घर से निकाल दी गई हूँ। सुभद्रा ने कहा, अरे किस बात पर? सुमन ने कहा, यही कि रात मुझे यहाँ से जाने में देर हो गई थी। सुभद्रा बोली, इस जरा सी बात का इतना बतंगड़ देखो, मैं उन्हें बुलाती हूँ। विचित्र मनुष्य। सुमन ने कहा, नहीं नहीं, उन्हें न बुलाना। मैं रो धोकर हार गई, लेकिन उस निर्दयी को तनिक भी दया न आई। मेरा हाथ पकड़कर घर के से बाहर निकाल दिया। उसे घमंड है कि मैं ही उसके पालता हूँ। मैं उसका यह घमंड तोड़ दूंगी। सुभद्रा ने कहा, चलो ऐसी बातें न करो, मैं उन्हें बुलाती हूँ। सुमन ने कहा, मैं अब उनका मुँह नहीं देखना चाहती। सुभद्रा बोली, तो क्या ऐसे बिगाड़ हो गया है? सुमन ने कहा, हाँ अब ऐसा ही है, अब उससे मेरा कोई नाता नहीं। सुभद्रा ने सोचा, अभी क्रोध में कुछ न सूझेगा, 2-1 रोज में शांत हो जाएगी। बोली, अच्छा मुँह हाथ धो लो, आंखें चढ़ी हुई हैं, मालूम होता है रात भर सोई नहीं हो, कुछ देर सो लो फिर बातें करते हैं। सुमन बोली, आराम से सोने की ही लिखा होता तो क्या ऐसे कुपात्र से पाला पड़ता। अब तो तुम्हारी शरण आई हो, शरण दोगी तो रहूंगी, नहीं कहीं मुँह में कालिक लगाकर डूब मरूंगी। मुझे एक कोने में थोड़ी सी जगह दे दो, वहीं पड़ू रहूंगी। अपने से जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी सेवा टहल कर दिया करूंगी। जब पंडित जी भीतर आए तो सुभद्रा ने सारी कथा उनसे कही। पंडित जी बड़ी चिंता में पड़े। एक अपरिचित स्त्री को उसके पति से पूछे बिना अपने घर में रखना अनुचित मालूम हुआ। निश्चित किया कि चलकर गजाधर को बुलाऊंगा और समझाकर उसका क्रोध शांत कर दूंगा। इस स्त्री का यहाँ से चला जाना ही अच्छा है।
उन्होंने बाहर आकर तुरंत गजाधर को बुलाने को आदमी भेजा, लेकिन वह घर पर न मिला। कचहरी से आकर पंडित जी ने फिर गजाधर को बुलाया, लेकिन फिर वही हाल हुआ। उधर गजाधर को ज्यों ही मालूम हुआ कि सुमन पद्म सिंह के घर गई है, उसका संदेह पूरा हो गया। वह घूम घूम कर शर्मा जी को बदनाम करने लगा। पहले विट्ठल दास के पास गया, उन्होंने उसकी कथा को वेद वाक्य समझा। यह देह का सेवक और सामाजिक अत्याचारों का शत्रु, उदारता और अनुदारता का विलक्षण संयोग था। उसके विश्वासी हृदय से सारे जगत में प्रति सहानुभूति थी, किंतु अपने वाकी के प्रति लेश मात्र की सहानुभूति न थी। वह मनुष्य में अंधविश्वास की चेष्टा होती है। जब से पद्म सिंह ने मुजरे का प्रस्ताव किया था, विट्ठल दास को उनसे द्वेष हो गया था। वह समाचार सुनते ही फूले न समाये। शर्मा जी के मित्र और सहयोगियों के पास जा जाकर इसकी सूचना दे आए। लोगों से कहते, देखा आपने, मैं कहता ना था कि यह जलसा अवश्य रंग लाएगा। एक ब्राह्मणी को उसके घर से निकालकर अपने घर में रख लिया। बेचारा पति चारों ओर रोता फिर रहा है। यह है उच्च शिक्षा का आदर्श। मैं तो ब्राह्मणी को उनके यहाँ देखते ही भांप गया था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यह ना समझता था कि अंदर ही अंदर यह खिचड़ी पक रही है। आश्चर्य तो यह था कि जो लोग शर्मा जी के स्वभाव से भली भांति परिचित थे, उन्होंने भी इस पर विश्वास कर लिया। दूसरे दिन प्रातःकाल जीतन किसी काम से बाहर गया। चारों तरफ यही चर्चा सुनी। दुकानदार पूछते थे, क्यों जीतन, नई मालकिन के क्या रंग ढंग है? जीतन यह आलोचनापूर्ण बातें सुनकर घबराए हुआ घर आया और बोला, भैया, बहूजी ने जो गधाधर की दुल्हन को घर में ठहराया है, इस पर बाजार में बड़ी बदनामी हो रही है। ऐसा मालूम होता है कि गजाधर से लड़कर आई है। वकील साहब ने यह सुना तो सन्नाटे में आ गए। कचहरी जाने के लिए अचकने लगे। एक हाथ आस्तीन में था, दूसरा बाहर। कपड़े पहनने की भी सुध न रही। उन्हें जिस बात का भय था वह हो ही गई। अब उन्हें गजाधर की लापरवाही का मर्म ज्ञात हुआ। मूर्तिबद्ध खड़े सोचते रहे कि क्या करूं, उसके सिवा और कौन सा उपाय है कि उसे घर से निकाल दूं। उस पर जो बीतनी हो बीते, मेरा क्या वश है, किसी तरह बदनामी से तो बचूं। सुभद्रा पर जी में झुंझलाए। इसे क्या पड़ी थी कि उसे अपने घर में ठहराया, मुझसे पूछा तक नहीं। उसे तो घर में बैठे रहना है। दूसरों के सामने आंखें तो मेरी नीची होंगी। अगर यहाँ से निकाल दूंगा तो बेचारी जाएगी कहाँ? यहाँ तो उसका कोई ठिकाना नहीं मालूम होता। गजाधर अब उसे शायद अपने घर में न रखेगा। आज दूसरा दिन है, उसने खबर तक नहीं ली। इससे तो यह विदित होता है कि उसने उसे छोड़ने का निश्चय कर लिया है। दिन में मुझे दयहीन और क्रूर समझेगी, लेकिन बदनामी से बचने का यही एकमात्र उपाय है। इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता। यह विवेचना करके वह जीतन से बोले, तुमने अब तक मुझसे क्या नहीं कहा? जीतन बोला, सरकार, मुझे आज ही तो मालूम हुआ, नहीं तो जान लो भैया, मैं बिना कहे नहीं रहता। शर्मा जी बोले, अच्छा तो घर में जाओ और सुमन से कहो कि तुम्हारे यहाँ रहने में उनकी बदनामी हो रही है। जिस तरह बन पड़े आज ही यहाँ से चली जाए। जरा आदमी की तरह बोलना, लाठी मत मारना, खूब समझा कर कहना कि इनका कोई वश नहीं है। जीतन बहुत प्रसन्न हुआ। उसे सुमन से बड़ी चिढ़ थी, जो नौकरों को इन छोटे मनुष्य से होती है, जो उनके स्वामी के मुँह लगे हों। सुमन की चाल उसे अच्छी नहीं लगती थी। बूढ़े लोग साधारण बनाव श्रृंगार को भी संदेह की दृष्टि से देखते हैं। वह गंवार था, काले को काला कहता था, उजले को उजला, काले को उजला कहने का ढंग उसे न आता था। यद्यपि शर्मा जी ने समझा दिया था कि सावधानी से बातचीत करना, किंतु उसने जाते ही जाते सुमन का नाम लेकर जोर से पुकारा। सुमन शर्मा जी के लिए पान लगा रही थी। जीतन की आवाज़ सुनकर चौंक पड़ी और कातर नेत्रों से उसकी ओर ताकने लगी। जीतन ने कहा,
ताकीद क्या हो, वकील साहब का हुक्म है कि आज ही यहाँ से चली जाओ, सारे देश भर में बदनाम कर दिया। तुमको लाज नहीं है, उनको तो नाम की लाज है। बांडा आप गए, 4 हाथ की पगहिया भी लेते गए। सुभद्रा के कान में भनक पड़ी, आकर बोली, क्या है जीतन, क्या कह रहे हो? जीतन बोला, कुछ नहीं, सरकार का हुक्म है कि यह अभी यहाँ से चली जाए, देश भर में बदनामी हो रही है। सुभद्रा बोली, तुम जाकर जरा उन्हीं को यहाँ भेज दो। सुमन की आंखों में आंसू भरे थे। खड़ी होकर बोली, नहीं बहू जी, उन्हें क्यों बुलाती हो? कोई किसी के घर में जबरदस्ती थोड़ी ना रहता है। मैं अभी चली जाती हूँ, अब इस चौखट के भीतर फिर पाँव न रखूँगी। विपत्ति में हमारी मनोवृत्तियाँ बड़ी प्रबल हो जाती हैं। उस समय बेमुरब्बती घोर अन्याय प्रतीत होती है और सहानुभूति असीम कृपा। सुमन को शर्मा जी से ऐसी आशा न थी। उस स्वाधीनता के साथ जो आपत्ति काल में हृदय पर अधिकार पा जाती है, उसे शर्मा जी को दुरात्म, भीरू, दया शून्य तथा नीच ठहराया। तुम आज अपनी बदनामी को डरते हो, तुमको इज्जत बड़ी प्यारी है। अभी कल एक वेश्या के साथ बैठे हुए फूलना समाते थे, उसके पैरों तले आंखें बिछाते थे, तब इज्जत न जाती थी। आज तुम्हारी इज्जत में बट्टा लग जाता है।